हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की बुक बी हाइव का लेसन 1 में जो पोएम है द रोड नॉट टेकन उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके पोएट है एक अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें द रोड नॉट टेकन का मतलब क्या है। कि इसमें पोएट ये बताते हैं कि हर एक जो आदमी है तो उसके सामने कभी ना कभी ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन में आता है कि दो चॉइसेस होती हैं और उसको उसमें से सिर्फ एक ही चूज़ करनी होती है। तो वो क्या सोचता है, क्या कौन कौन से विचार आते हैं, और नेचुरली वो एक ही रोड लेगा, यानी एक ही चीज़ चुनेगा और दूसरी चीज़ जो नहीं चुनेगा तो वो क्या है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। ये बहुत वेल नोन पोएम है, बहुत ही जिसको कि सब जानते हैं। और चॉइसेस के बारे में, जीवन में जो हमारे सामने दो चॉइस आती हैं, दो मार्ग आते हैं कि जिनमें से हमको एक चुनना होता है, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। और उन चॉइसेस के बारे में जो हम चुनते हैं और वो चॉइस जिस मार्ग को हम चुनते हैं चलना, और वो ही हमारे शेप का निर्माण करते हैं, यानी कि हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डनरी एक्सपीरियंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है जो बहुत सिंपल ढंग से लिखते हैं, बहुत सादे ढंग से लिखते हैं, लेकिन बहुत गहराई के संग, इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डनरी एक्सपीरियंस। और वो बहुत छोटे छोटे कॉमन, साधारण से, जो सामान्य से, ऑर्डनरी से एक अनुभव होते हैं, उनके बारे में भी बहुत गहराई के साथ लिखते हैं। तो आई विल रिसाइट दिस पोएम, आई विल एक्सप्लेन द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, poetic devices, explanation, and of course the rhyming scheme. See, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. See, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, कि वो एक ऐसे क्रॉसिंग पे खड़े थे, ऐसे चौराहे पे खड़े थे जहाँ से दो रोड जा रही थी। ठीक है, और द टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड होता है जंगल, और येलो वुड का मतलब है कि ऐसा जंगल जिसकी पत्तियां पीली पड़ी हुई हों। ठीक है, यहाँ पर अभी हम इसका वो कहना क्या चाहते हैं इसके बारे में भी बताएंगे कि ये इसका ये एक सिंबॉलिज्म है इस पोएम में काफ़ी, कि वो येलो वुड किसका सिंबल है, अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले सीधे एक्सप्लेनेशन। और टू रोड्स जो बात कर रहे हैं वो हमारे जीवन में आने वाली चॉइसेस है, कि हमको जब हमारे सामने ऐसा वक्त आएगा कि जब हमको दो में से एक चीज़ चुननी होगी। और डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, तो पोएट कहते हैं कि वो एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पर दो सड़कें जाती हैं और येलो वुड की तरफ, यानी कि ये जो जहाँ की पत्तियाँ समय के संग पीली पड़ी हुई हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर। और वो कहते हैं कि मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ, बहुत दुखी सा होता हूँ, क्योंकि मैं दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता। नेचुरली एक आदमी एक समय पे एक ही रास्ते पे चल सकता है। एंड बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। और मैं वहाँ पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ जहाँ तक मेरी नज़रें जा सकती हैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ मैं वहाँ पर देखता हूँ। टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ, और वो वहाँ तक जहाँ तक कि जो सड़क जो है मुड़ के बेंट होता है, कि टर्न हो जाती है, अंडर ग्रोथ मतलब बुशेस, और वहाँ से बुशेस शुरू हो जाती है, जहाँ तक उनको दिखाई देता है वहाँ तक देखता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि पोएट जो है कि सामने दो चॉइसेस हैं, और वो कहते हैं जब लाइफ में, तो उनमें से उनको एक ही चुनना है। और येलो वुड का मतलब है कि जो पेड़ पुराने हो गए हैं, पत्तियां पीली पड़ गई है जिनकी, यानी कि आपको जब दो चॉइसेस लेंगे तो दोनों ही रास्तों पे आपको एक्सपीरियंस्ड लोग मिलेंगे, जो कि अपने अनुभवों के संग बूढ़े हो चुके हैं, बहुत ही रिच एक्सपीरियंस में है। तो ऐसे लोग मिलेंगे, और लेकिन तब भी आपको उन दोनों रास्तों में से एक ही चुनना होगा। और मैं वहाँ खड़े होकर सोच रहा हूँ कि कौन सा चुनना चाहिए रास्ता, कौन सी चॉइस लेनी चाहिए। और ये सोच रहा हूँ मैं वहाँ पर खड़े हुए, और उस रास्ते को एंड तक देख रहा हूँ जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि
कि पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ कि किस तरफ मुझे जाना चाहिए। नाउ सी द राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम वैसे भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब किसी स्टेंजा का, किसी लाइन का लास्ट वर्ड जो है किसी दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से उसका साउंड सेम आता है तो हम सेम अल्फ़ाबेट देते हैं उस पर। तो देखिए जैसे यहाँ पर वुड का साउंड थर्ड लाइन स्टूड से और कुड से मैच कर रहा है ना, सुनने में सेम से साउंड आ रही है, वुड स्टूड कुड, तो हमने सेम अल्फ़ाबेट दिया इसमें ए। इसी तरह सेकेंड लाइन देखिए बोथ और अंडर ग्रोथ, है ना, सेम से साउंड है बोथ और अंडर ग्रोथ, तो हमने दोनों को दिया बी। सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले तो यहाँ पर सिम्बोलिज्म दिया गया है ना। जो टू रोड्स है वो एक्चुअली में टू चॉइसेस है जो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। तो यहाँ पर टू रोड जो है सिंबल है किसका, दो टू चॉइसेस का। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन बोथ स्टूड और कुड के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है। तो जब कोई लाइन बिना किसी पंचुएशन मार्क के दूसरी या उसके नेक्स्ट लाइन में मूव करती है और कोई भी पंचुएशन मार्क एंड में नहीं होता तो वहाँ इंजैपमेंट होता है। तो यहाँ तीनों लाइन में ही इंजैपमेंट दिया हुआ है। अगला देखिए यहाँ पर सेकेंड लाइन एंड से शुरू हुई है, एंड थर्ड लाइन भी एंड से शुरू हुई है और फोर्थ लाइन भी। तो जब सेम वर्ड से कोई लाइन शुरू होती है ना तो वहाँ पर एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, देखिए तीन लाइनें कंसेक्यूटिव लाइनें होनी चाहिए लगातार, बिना बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर एनाफोरा होते हैं। तो एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो दिस इज about this stanza. Now move towards the second stanza. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Now see, अब यहाँ पर पोएट कहते हैं देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और वो कहते हैं कि वो दूसरा दो चॉइसेस में से वो दूसरा रास्ता चुनते हैं जस्ट एज फेयर, और वो भी उतना ही फेयर है, उतना ही अच्छा है जैसा कि उनको पहला दिख रहा है। यानी कि दोनों के रास्तों में कोई खास डिफरेंस उनको नहीं लग रहा है, उनमें से वो एक रास्ता चुनते हैं। ठीक है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद उनको थोड़ा बेटर लग रहा, बेटर क्लेम कर सकते हैं उस रास्ते को जिन्होंने उसको चुना है, तो परहैप्स है, लेकिन देखिए यहाँ पर वो श्योर नहीं है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ऑलमोस्ट सेम सा लग रहा है उनको, जस्ट एज फेयर यानी कि ऑलमोस्ट सेम सा लग रहा है लेकिन शायद थोड़ा बेटर लग रहा है उनको, इसीलिए उन्होंने उसको चुना बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। और वो रास्ता उन्होंने क्यों चुना, क्योंकि जब उन्होंने उस रास्ते को बहुत दूर तक देखा, वहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था, तो वो रास्ता उनको ज़्यादा ग्रासी दिखाई दिया, फुल ऑफ ग्रास एंड वॉन्टेड वेयर। और वॉन्टेड वेयर का मतलब है कि जो ज़्यादा घिसा हुआ नहीं था, यानी कि जब किसी रास्ते पे जब बहुत लोग जाते हैं तो वहाँ की घास खराब हो जाती है ना, तो वहाँ पर जो उन्होंने रास्ता चुना वो ज़्यादा ग्रासी लग रहा था, तो ये शो करता था कि उस रास्ते को बहुत कम लोगों ने चूज़ किया है। ठीक है, तो उन्होंने वही रास्ता चुना। नेचुरली अगर आप इसको आज की प्रोस्पेक्ट में देखेंगे कि जिस तरफ लेस कंपटीशन होगा तो लोग उधर ही जाना चाहेंगे, क्योंकि वो रास्ता किसी ना वजह से लोगों ने कम चुना है, तो नेचुरली लेस कंपटीशन होता है। तो उन्होंने भी जो ज़्यादा ग्रासी दिख रहा था, तो जो घास दिख रही थी वो ये शो कर रही थी लोगों ने वहाँ पर कम चुना है उस रास्ते को, इसीलिए घास दिख रही है और इसीलिए उन्होंने वो रास्ता चुना। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि जब उन्होंने उस रास्ते को पास किया, जब वो उस रास्ते पे कुछ दूर तक गए, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जब वो वहाँ से पास हुए, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तब उन्होंने महसूस किया कि आगे जाकर वो भी रास्ता उतना ही वॉर्न आउट था, उतना ही घिसा हुआ था जितना कि उन्होंने जिसको छोड़ा था कि ये ज़्यादा शायद जहाँ पर लोग गए हैं जितना कि वो होगा। ठीक है ना, इक्वली जो थे दोनों रास्ते आगे जाके सेम हो गए थे। तो यानी कि जब आप लाइफ में कोई एक रास्ता लेते हैं, एक कोई चॉइसेस में से एक रास्ता चुनते हैं, वो बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन आगे जब उस पर आप बढ़ते जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, इसका राइमिंग स्कीम देखिए। अगेन फेयर, वेयर एंड देयर, है ना। फर्स्ट सब में ए है, सेम से साउंड है। क्लेम और सेम, बी बी, है ना। क्लेम और सेम सुनने में सेम है, तो फिर यहाँ पर बी बी अल्फ़ाबेट देंगे। सेम साउंड को सेम अल्फ़ाबेट दिया जाता है। और फेयर, वेयर एंड देयर सेम है, तो हमने सेम अल्फ़ाबेट दिया। नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पर देखिए कई जगह एलिट्रेशन यूज़ किया है। देखिए फोर्थ लाइन में दो, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, द साउंड का काफ़ी रिपीटेशन है। एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है बच्चों, जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें से आप 5 अगर वॉवल साउंड ए ई आई ओ यू हटा दें तो जो 21 कॉन्सोनेंट साउंड बचते हैं उनकी साउंड अगर किसी लाइन में बार बार रिपीट होती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है, अनुप्रास अलंकार, है ना। तो द, दो में, दैट में द और देयर में द साउंड रिपीट है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। इसी तरह इसके ऊपर वाली लाइन में देखिए कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, वह साउंड रिपीट हुई है ना, वॉन्टेड वेयर है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। और देखिए और तो कुछ नहीं छूटा इसमें, यस इतना है। नाउ सी द नेक्स्ट एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर देखिए फोर्थ लाइन में पासिंग देयर के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर इंजैबमेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब थर्ड लाइन देखिए, थर्ड स्टैंजा देखिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how many leads on to way, I doubt if I should ever come back. और फिर पोएट कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कि जब वो उन्होंने सुबह उस रास्ते को देखा था तो वो उनको इक्वल दिख रहे थे। हम लोगों ने पहले भी सेकंड वाले स्टैंजा में पढ़ रहे थे कि उनको ऑलमोस्ट सेम लग रहे थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, जब दोनों रास्ते जो हैं उनको सेम दिख रहे थे, सिमिलर थे काफ़ी कुछ। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और जो उस रास्ते की जो पत्तियां थीं उस पर कोई चला नहीं था, इसलिए वो ट्रॉडन होता है कि स्टेप्ड ऑन टू क्रैश, कि मतलब पैरों से कुचल जाना। और जब आप हरी पत्तियों पे अगर कोई चलता है तो कुचल के काली सी हो जाती हैं, तो वो कहते हैं कि इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, की पत्तियां काफ़ी हरी दिख रही थी और जैसे लग रहा था कि किसी के द्वारा भी पैरों से कुचली नहीं गई हैं और काली नहीं पड़ी हैं। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और उन्होंने वो कहते हैं कि अब मैं दूसरे रास्ते को, आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, किसी दूसरे दिन चल के देखूंगा कि दूसरी चॉइस जो उन्होंने छोड़ी है उस पर मैं किसी दूसरे दिन चल के देखूंगा। येट नोइंग हाउ मेनी लीड्स ऑन टू वे, आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक। हालांकि वो सोचते हैं कि वो दूसरा जो चॉइस उन्होंने नहीं ली है वो उस पर भी चल के देखना चाहते हैं, लेकिन येट वो जानते हैं, येट नोइंग हाउ मेनी लीड्स ऑन टू वे, वो जिस रास्ते को उन्होंने चुना है जब वो आगे जाएंगे तो वही रास्ता कई और दूसरे रास्तों में विभाजित हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उनमें से भी उनको चॉइस करनी पड़ेंगी। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे शक है मुझकी शायद ही मैं कभी वापस आऊँ। हालांकि वो चाहते हैं कि जिस रास्ते को उन्होंने नहीं लिया उस पर भी चल के देखना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम है, उनको डाउट है कि वो शायद ही वापस आ जाए, क्योंकि जिस रास्ते को उन्होंने चुना है वो आगे जाके कई और रास्तों में बढ़ जाएगा और उनमें से भी उनको चूज़ करना पड़ेगा कि किस रास्ते पे जाएं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी चॉइसेस आती हैं और हम जो रास्ता चुनते हैं तो वो आगे जाके हमको उसमें से भी कई और ऑप्शंस मिलते हैं और हमको उनमें से भी चूज़ करना पड़ता है। और हमारे दिल में हमेशा ये होता है कि हम जिस रास्ते पे नहीं गए शायद वो अच्छा होता और उसको उस पर भी चल के देखना चाहते हैं, लेकिन कभी ऐसा असलियत में हो नहीं पाता। तो हमेशा पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि आपको जो भी आप रास्ता चूज़ करें बहुत वाइजली चूज़ करें, क्योंकि अगर वो वाइजली चूज़ नहीं किया गया तो आप दोबारा पलट के नहीं देख सकते, और जो भी रास्ता आप चूज़ करते हैं वो ही हमारा फ्यूचर शेप करता है। ठीक है ना, हमारा फ्यूचर कैसा होगा वो ही डिसाइड करता है। नाउ सी द राइमिंग स्कीम अगेन। ले इक्वली ले की साउंड डे से और वे से मिल रही है ना, ले डे वे, तो सेम अल्फ़ाबेट ए ए ब्लैक और बैक,
इसकी साउंड मिल रही है तो बैक, बी भी साउंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, फर्स्ट फॉर, थर्ड लाइन में फर्स्ट फॉर अनदर डे, है ना। तो फा साउंड का रिपीटिशन है और इट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। और तो कुछ नहीं छूटा इसमें। यस, ब्लैक एंड ले के बाद देखिए कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, तो एग्जैबमेंट इज ऑल्सो देयर, and yes, it's okay. Now the last sentence of this poem. See, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. यहाँ पर पोएट कहते हैं कि I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence. यहाँ पर see the difficult word hence का यहाँ मतलब है फ्यूचर से, कि जब फ्यूचर आगे आने वाले समय में मैं ये जो हूँ आई शेल बी टेलिंग दिस, कि विद अ साई, मैं एक साई होता है बच्चों जो आह भरते हैं हम लोग, आह, है ना, कि मैं फ्यूचर में एक आह के संग ये बात जो है किसी को बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, सालों के बाद आने वाले जो समय आने वाला है, एजेस बहुत समय के बाद जो समय आएगा, उसमें ये मैं बहुत एक साय के संग, एक आह के संग ये बात किसी को बता रहा हूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि जंगल के लिए दो सड़कें जा रही थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उनमें से वो सड़क चुनी थी जो जिस पे कि लोग कम चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसके बाद जो मैंने जो सड़क चुनी और उसी से जो है सारा डिफरेंस बना, यानी कि हमारा फ्यूचर डिसाइड हुआ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ उस रास्ते को चुनने की वजह से हूँ, ठीक है ना, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जो रास्ता चुना उसी ने सारा डिफरेंस क्रिएट किया। आज मैं जो भी हूँ उस रास्ता चुनने से पहले वो उस रास्ता को चुनने के कारण है, मैं उसी रास्ते को चुनने की वजह से जो कुछ भी आज हूँ उसी रास्ते को चुनने की वजह से हूँ। सो अगेन पोएट यहाँ पर आप लोग का एडवाइस करते हैं कि जो कुछ भी करिए, जो कुछ भी सोचिए, जो कुछ भी चुनिए, बहुत वाइजली होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर पे बहुत इम्पैक्ट डालता है और हमारे पूरे फ्यूचर को शेप करता है। अगेन सी द राइमिंग स्कीम, साई, आई और बाय, है ना, सेम है, ए और हैंस और डिफरेंस सेम साउंड कर रहा है, तो बी। आगे देखिए, यहाँ पर दो जो सेकेंड लाइन में एजेस एंड एजेस है ना, यहाँ पर रेपिटिशन है। जब बच्चों रेपिटिशन तब होता है जब पोएट किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करता है, बल देता है कि बहुत समवेयर एजेस एंड एजेस हैं, बहुत समय बाद फ्यूचर में, है ना। यहाँ पर जब किसी चीज़ पे बल दिया जाता है तो वहाँ पर शब्दों को रिपीट किया जाता है, तो वहाँ पर रेपिटिशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। आगे देखिए, ऐसे ही जो थर्ड लाइन है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, ये हमारे फर्स्ट स्टैंजा में की सबसे पहली लाइन थी, लेकिन उसमें येलो और दिया हुआ था। फर्स्ट स्टैंजा पे आइए, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर बस येलो का फ़र्क है, लेकिन काफ़ी रेपिटेशन है, तो जहाँ दो जगह रेपिटेशन देखा गया है। और राइमिंग स्कीम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो दिस इज़ अबाउट द पोएम। और सबसे ज़्यादा इस पोएम में सिम्बॉलिज़म है, कई जगह सिम्बॉलिज़म यूज़ किया गया है। टू रोड्स को फर्स्ट स्टैंजा में दो चॉइसेस से बताया गया था, है ना। और यहाँ पर भी पूरी पोएम में सिम्बॉलिज़म है कि पोएट किसी रास्ते के माध्यम से आपको जीवन की चॉइसेस के बारे में संदेश देते हैं। और लास्ट स्टैंजा में देखिए, विद अ साई के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर एग्जैबमेंट है ना, नो पंक्चुएशन मार्क इज देयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम, and I have already uploaded question answers, difficult word meaning of this poem on the same channel, Naughty Owl Ma'am's English. Work hard. All the best. Thank you.